मधु अपने कैबिन में बैठी हुई थी। कुछ लोग घबराए हुए, डरे हुए आते हैं और कहते हैं, मैडम जल्दी देख लीजिए, जल्दी देख लीजिए मैडम। मधु कहती है, आप लोग शांति रखिए, शांति से बताइए हुआ क्या है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैडम एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। मधु जल्दी से उठ के जाती है और जैसे ही नज़दीक जाकर देखती है, पेशेंट का चेहरा देखती है तो एकदम आंखों में आंसू आ जाता है मधु के। वो इंसान कोई और नहीं, मधु का तलाकशुदा पति था। दोस्तों, ये बात है रामगढ़ के एक गांव की। रामगढ़ में मधु नाम की एक लड़की रहती थी। ये बात है 2014 की। मधु अपने घर में अपने पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए मधु के पिताजी उनको पढ़ाई लिखाई का पूरा छूट दे रखे थे। मधु डॉक्टर बनना चाहती थी और उनकी तरफ से, मतलब पिताजी की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं था। हाँ, लेकिन जब मधु कॉलेज जाने लगती है तब पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, बेटा मानो या बेटी, तुम ही हो मेरा सब कुछ, तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे भी मान मर्यादा का ध्यान रखना। मधु सारी बात समझ जाती है कि पिताजी का इशारा किस तरफ होता है। मधु बोलती है, पिताजी मैं आपको इस बात का कभी मौका नहीं दूंगा, आप मेरी तरफ से बिल्कुल टेंशन ना लें, चिंता ना करें पिताजी। मधु कॉलेज चली जाती है डॉक्टरी की पढ़ाई करने। वहीं पर मधु का कॉलेज में एक साल निकलता है, लेकिन दूसरे साल मधु का एक मनीष नाम के लड़के से अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है। मधु मनीष के साथ जब भी कॉलेज से टाइम निकलता है तब मधु मनीष के साथ कभी मतलब कॉलेज के गार्डन में, कभी बाहर, कभी कैंटीन में घूमने निकल जाया करती थी। अब धीरे 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 ये बात मधु के पिताजी तक पहुंच जाती है। तब मधु के पिताजी मधु से मिलते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा, तुम जो बनना चाहती हो वो बनो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तुम मेरी इज्जत का भी ध्यान रखना। तो देखो गांव वाले क्या कह रहे हैं कि बेटी को डॉक्टर बनाने भेजा था और बेटी क्या गुल खिला रही है, तुमने तो मेरा सर नीचा कर दिया, समाज में मेरी थू थू हो रही है। तब मधु कहती है कि नहीं पिताजी, हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। पिताजी कहते हैं कि बहुत हो गया, तुमने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब मैं जो करूँगा वो तुम शांति से मेरी बात मानो, अब तुमको वही करना होगा जो मैं चाहूँगा। तो रामगढ़ के वही एक जमींदार के बेटे से मधु का विवाह तय हो जाता है। मधु के पिताजी देखते हैं कि लड़का एक छोटी सी नौकरी में है, लेकिन जगह जमीन खेती सब कुछ ठीक है, इसीलिए वो वहाँ पर मधु का विवाह तय कर देते हैं। मधु इधर बोलती है, नहीं पिताजी, मेरी अभी उम्र शादी की नहीं है, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। तब पिताजी मधु के बोलते हैं कि मैंने बेटा तुमको पढ़ने ही भेजा था, मैं भी तुम्हारी ही बातों में आ गई थी, लेकिन अब इस उम्र में मुझे गांव वालों की इतनी बातें बर्दाश्त नहीं होती। और एक बात है, अगर तुम पढ़ना ही जाती हो तो संजय से मैंने बात कर लिया है, संजय तुम्हें पढ़ाने के लिए बिल्कुल राजी हैं। जिस लड़के से मधु की शादी हो रही होती है उस लड़के का नाम संजय है। तो मधु के पिताजी को यही समझाते हुए मधु को तैयार कर लेते हैं और फिर जल्दी में ही मधु की शादी संजय के साथ हो जाती है। इधर संजय के साथ जब मधु की शादी होती है, संजय को ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई, क्योंकि मधु देखने में भी बहुत खूबसूरत लड़की थी और पढ़ी लिखी भी बहुत थी। दोनों का गृहस्थी जीवन कुछ महीनों के लिए बहुत खुशी से चलता है। संजय तो इतना खुश हो जाता है कि अपने दोस्तों को पार्टी वगैरह भी देने लगता है, अपने आप का दुनिया का सबसे लकी इंसान समझता है कि मुझे बहुत खूबसूरत पत्नी मिली है। मधु घर के भी सारे कामों में बहुत ही समझदार लड़की थी, सब कुछ उसने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया। दोनों की गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी।
लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। धीरे धीरे संजय अपने दोस्तों को पार्टी देते देते पता नहीं कब शराबी बन गया। अब तो संजय शराब पी के रोज घर आने लगा। मधु बहुत समझाने लगी कि देखो संजय, तुम अभी रोज शराब पी के आते हो। तब वो कहता कि अरे नहीं मधु, मैं तुमसे मिलने की खुशी में दोस्तों को आज पार्टी दिया था। तब मधु कहती थी कि आपका रोज यही हो गया, आप अब दोस्तों का बहाना लगा देते हो कि आज मैंने इस दोस्त को पार्टी दिया, इस दोस्त को। आखिर कब तक आपकी ये दोस्तों की पार्टी चलती रहेगी। ऐसे ही करते करते पूरा साल निकल गया और अब तो संजय रोज पी के आने लगा। अब मधु परेशान होने लगी। मधु को इस बात की चिंता सताने लगी कि मेरा पति तो शराबी निकल गया। अब जब मधु रोक टोक करती कि संजय आप दारू पी के रोज रोज आने लगे हो, तो दोनों के बीच में अब कहासुनी भी होने लगी, बातें छोटी छोटी झगड़े भी होने लगे। अब मधु बहुत परेशान रहने लगी। बहुत समझाने के बाद भी संजय इस बात से बिल्कुल मान ही नहीं रहा था कि वो शराब पी के घर ना जाए। अब धीरे धीरे संजय मधु पर हाथ भी उठाने लगा। जब मधु रोक टोक करती तो संजय बोलता कि तुम पत्नी हो, पत्नी के जैसे रहो, मेरे जीवन में ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो, तुम्हें कोई कमी नहीं है, मुझे परेशान मत करो। इस तरह से मधु बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन पता चलता है कि मधु माँ बनने वाली है। तब तो मधु खुश होती है और अपने पति को भी बोलती है कि संजय, अब हम दोनों एक जिम्मेदार माता पिता बन के रहेंगे। आप अब तो छोड़ दो, अब आप दारू पीना बिल्कुल छोड़ दो। देखो हमारा बच्चा भी आने वाला है, अब आप अपने बिजनेस में ध्यान दो। अब तो पिताजी की भी इतनी उम्र हो गई है कि वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखो धीरे धीरे आपकी इसी आदतों की वजह से हमारे पास इनकम की भी बहुत कमी आ गई है। तब संजय बहुत गुस्से में आया और मधु के साथ मारामारी करने लगा। हाथ उठा दिया और मधु को धक्का मार दिया। मधु सीढ़ियों से नीचे गिर गई। 2 सीढ़ियों में खड़ी थी, लेकिन वो माँ बनने वाली थी, उसके पेट में चोट लग गई और उसका गर्भपात भी हो गया। अब मधु को इस बात से बड़ा कष्ट हुआ। मधु संजय का घर छोड़ के अपने पिता के घर चली जाती है। अपने पिताजी से सारी बात बताती है कि पिताजी, आज हम आपके दामाद की वजह से अपना बच्चा भी खो दिए हैं। आपने मेरी शादी करवाई, आप मुझे ऐसा पति ढूंढ के दिए, ऐसा घर ढूंढ के दिए, शराबी के साथ आप मुझे बांध दिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। इतनी बातें सुनकर मधु के पिताजी को भी गुस्सा आया कि छोटी मोटी बातें होना तो चलो ठीक है, लेकिन एक गर्भवती स्त्री को इतना चोट पहुंचाना कि उसका बच्चा ही गर्भपात हो जाए। मधु कोर्ट में तलाक के लिए एप्लीकेशन लगाती है। 2-3 महीने के आने जाने के बाद, पेशी होने के बाद, तारीख मिलने के बाद मधु का केस आ ही जाता है और मधु की मतलब सारी बातों के हिसाब से मधु को संजय से तलाक मिल जाता है। जब मधु जा रही होती है, संजय हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के मधु से कहता है कि मधु, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा। मैं बिल्कुल शराब नहीं पीऊँगा, मैं दारू पीना आज से छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन मधु समझती है कि इन शराबियों का कोई भरोसा नहीं, ये अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के तलवे भी चाट सकते हैं। लेकिन जैसे ही इनका काम निकला, ये फिर उसी तरह से अपने उसी मोड़ में, उसी पोजीशन में आ जाते हैं। मधु बोलती है कि हमारा कोर्ट से तलाक हो चुका है, अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, अब तुम ना मेरे घर आना और ना ही मुझे रास्ते में परेशान करना। इस तरह से मधु अपने घर, अपने पिता के पास रहने लगती है। मधु के पिताजी कहते हैं कि बेटा, मुझसे जो गलती हो गई वो हो गई, अब तुम आगे की पढ़ाई अपनी शुरू करो।
और तुम डॉक्टर बनो। मधु भी अपने पिता की ये बात उचित मानती है और उसका भी तो डॉक्टर बनने का सपना ही था। मधु अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है और 4 साल के ट्रेनिंग के बाद, पढ़ाई के बाद कॉलेज में 5वें साल मधु अपना एक खुद का हॉस्पिटल भी खोलती है। हाईवे के पास उसके पिताजी की ज़मीन पड़ी रहती है। उसके पिताजी वहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवा के दे देते हैं, तो मधु वहीं पर अपनी प्रैक्टिस भी जारी रखती है। मधु का हाथ भी इतना अच्छा रहता है कि वो जिस पेशेंट की दवा करती है, जिस मरीज की दवा करती है, वो मरीज उसके हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होके ही जाता है। मधु के ऊपर भगवान की इतनी कृपा होती है। इसीलिए धीरे धीरे मधु की जो नाम था, मधु की जो काम की चर्चा थी, दूर दूर तक फैल गई। लोगों का यही कहना था कि मधु बहुत अच्छी डॉक्टर है। ऐसे ही एक दिन मधु के क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, जब मधु का पति संजय एक्सीडेंट के बाद आता है और मधु देखती है कि ये तो संजय है, फिर मधु जल्दी से अपने मतलब स्टाफ को बुलाती है, डॉक्टर को और भी जो डॉक्टर रहते हैं, सिस्टर को, नर्स को, जो जो ज़रूरत होती है वो सारी ट्रीटमेंट मधु जल्दी जल्दी देती है और संजय को होश आता है। धीरे धीरे जो घाव रहते हैं, संजय को चोट लगी रहती है एक्सीडेंट का, वो घाव ठीक होता है। संजय अब कुछ अच्छा फील करने लगता है। तब मधु संजय से पूछती है कि ये आपके साथ एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या कर रहे थे आप जो इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। तब संजय कहता है कि मधु, तुम्हारे जाने के बाद, जब से तुम्हारा और मेरा तलाक हुआ है, तब से मैं और ज़्यादा दारू पीने लगा था। मैं बिल्कुल 24 घंटे शराब के नशे में रहता था। इसी दौरान जब मैं आज शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद फिर मुझे कुछ याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे दोस्तों का कहना है कि मेरा मोबाइल एक्सीडेंट होने के टाइम दूर फेंका गया था और मेरे किसी दोस्त को मिला जो मुझे थोड़ा बहुत जानते थे। वो मेरे घर में कॉल किए, लेकिन मेरे पिताजी भी मेरा अब साथ देने से मना कर दिए। फिर मुझे कुछ मेरे दोस्त मिलकर यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। मधु कहती है कि आखिर आप शराब पीना छोड़ क्यों नहीं देते? कब तक आप शराब पियोगे? देखो, आपकी शराब ने आपका घर उजाड़ दिया, आपका बच्चा खो दिया, अब यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी जाते जाते बची। तब संजय कहता है कि मधु, मुझे माफ़ कर दो, अब वापस चलो मेरे घर। आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि अब मैं कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अपने घर वापस चलो। देखो, मैंने आज तक शादी भी नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तब मधु कहती है कि संजय, मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी नरक बन जाती है। मैं मनीष नाम के एक लड़के से कॉलेज में ही प्यार करती थी, लेकिन मेरे पिताजी उसी की सज़ा देने के लिए मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा देते हैं। मेरा शादी करने का भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ शादी होने के बाद 2-4 महीने के बाद मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। मैंने तुम्हें लाख समझाया कि तुम शराब पीना छोड़ दो, लेकिन तुम धीरे धीरे शराब की दलदल में फंसते गए और हमारा सब कुछ उजड़ गया। संजय, मैं अब कभी शादी नहीं करूँगी। मुझे इस शादी नाम से नफरत हो गई है। अब मेरा जीवन लोगों की सेवा में बीतेगा। मैं डॉक्टर बनी हूँ तो इसलिए नहीं बनी हूँ कि मुझे पैसे कमाना है, शादी करना है। मुझे सिर्फ अपना जीवन लोगों की सेवा में लगाना है, और हो सके तो तुम अब शराब पीना छोड़ दो। संजय ठीक होकर अपने घर चला जाता है और मधु अपने हॉस्पिटल में आज भी लोगों की सेवा कर रही है। संजय का जो हॉस्पिटल का दवाइयों का बिल होता है, वो भी बिल मधु संजय से नहीं लेती। बोलती है कि आप ठीक होके चले जाओ, बिल रहने दो।
नहीं लेती मधु। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हो? यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक करना। क्या आप मेरे चैनल में अभी अभी नए आए हैं? क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप उस बटन को दबा दीजिए। फिर आप मेरे यूट्यूब फैमिली बन जाएंगे, मेरे मेंबर बन जाएंगे। दोस्तों, मेरा एक और चैनल है ललिता नामदेव ब्लॉग, जिसमें मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मुंबई के अच्छे अच्छे एरिया का ब्लॉग दिखाती हूँ। और हमारा हाउस मतलब हाउस का भी ब्लॉग रहता है, फनी भी रहता है। तो यदि आप लोग देखना चाहते हैं उसमें हमारी लाइफ की जो सारी चीज़ें हैं लाइफ स्टाइल की, तो यदि आप जानना चाहते हैं कि और भी है क्या है, तो आप मेरे उस चैनल को भी देख सकते हैं, ललिता नामदेव ब्लॉग मोटिवेशनल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।